वैसे ये सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपा सरकार माहिर है लीपापोती करने में। जब से इनकी सरकार बनी है 7 साल से आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर से पिछले 2 साल से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रणदीप जी की कि इन्होंने एक बार नहीं बार बार सरकार की इन बातों को उजागर किया है, आपके साथ शेयर किया है, और बहुत डिटेल में, क्योंकि वकील भी हैं तो बहुत डिटेल में ये उसमें जाते हैं और उसकी तह तक बात को निकाल के, सच्चाई को निकाल के आपके सामने रखते रहे हैं। आज जो हम मेन मुद्दा लेकर आए, जो ये घोटाले हुए, पीछे कांग्रेस पार्टी ने 7 तारीख को हमने घेराव किया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। बात कुछ ऐसी रही कि भर्तियां जब से ये होने लगी हैं तो हर भर्ती में, पेपर्स में हर तरह से घोटाला हुआ है। यानी कि हरियाणा के लोगों के साथ ना केवल नाइंसाफी हुई है, बल्कि उनके साथ धोखे पर धोखा हुआ है। और सिर्फ ये कह देना कि उस दिन जैसा आपने देखा ऑर्डर्स हुए, ऑर्डर्स हमारे सामने सार्वजनिक बाद में हुए, हमारे घेराव के बाद, लेकिन शायद उसमें ऑर्डर पिछले दिन का लिखा गया है, 6 तारीख, सब्जेक्ट टू करेक्शन, आप लोग देखेंगे। लेकिन सरकार प्रेशर में आई, कांग्रेस ने इस बात को उठाया, और जैसा मैंने कहा रणदीप जी ने बहुत डिटेल में ये बातें निकाली हैं। मुख्य रूप से बात क्या है? मुख्य मुद्दा यही है कि हर बार कभी कोई नागर हो जाता है, कभी कोई बलारा हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, नाम अलग अलग सामने आ जाते हैं। असली बात क्या है? मूल बात यही है कि खट्टर सरकार और खुद मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी जिम्मेवारी से पीछे कब तक हटेंगे। कटघरे में आज के दिन कोई नागर नहीं खड़ा है, कटघरे में केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय खड़े हैं। उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ये सारा कार्य हुआ है। वरना मुझे आप बता दीजिए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता था। और यही नहीं, अनेकों जो फैसले लिए जाते हैं, क्या सरकार इस बात से बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं है कि नौकरियां निकाल दी जा रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उनमें लोगों को पास कर दिया जा रहा है, फिर क्राइटेरिया बदल दिए जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इन चीजों के बारे में पता ना हो? टेस्ट हो जाता है, 40,000 लोगों के टेस्ट हो जाते हैं, कितनी शिफ्टों में होते हैं, क्या हो रहा है, वो सब पता है आपको। और उसके बाद पास करते हैं, और फिर पुलिस कांस्टेबल, मेल पुलिस कांस्टेबल, और फिर स्क्रीनिंग, फिजिकल जो टेस्ट होना है वो आपने आउटसोर्स कर दिया, प्राइवेट कंपनी कर देगी, उसकी वीडियोग्राफी भी नहीं होगी। क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं? ये कौन सा फेयर प्ले है हमारे नौजवानों के साथ? आप देखते हो सुबह किसी, वैसे तो आप दिल्ली बेस्ड हैं, सॉरी चंडीगढ़ बेस्ड हैं ज्यादा लोग, लेकिन अगर आप गांवों में कहीं जाओगे, देहात में निकलोगे सुबह सुबह या शाम को, आप देखोगे कि कितने लड़के दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं। और ये तो मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी बात है कि बच्चे गलत आदतों से दूर होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी फिजिकल फिटनेस से उनको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो क्या उनकी जिंदगी के साथ नहीं हो रहा? क्या पता किसको नौकरी लगेगी, क्या वो फिजिकल फिटनेस के आधार पर लगेगी या कोई और क्राइटेरिया हो जाएंगे? क्योंकि वीडियोग्राफी तो होगी नहीं, प्राइवेट एजेंसी कुछ भी करेंगी।
किसको मालूम पड़ेगा। साथियों, ये सब बातें हैं खट्टर सरकार, खट्टर जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में हैं। और ये मैं कह सकती हूँ अपने साथियों के साथ कि कांग्रेस सरकार आएगी, हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, एक एक चीज की जांच होगी और तब निकलेगी इसकी असलियत। क्योंकि अभी लीपापोती के अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के, क्योंकि हमारे कॉलीग साथी रणदीप जी इसके बारे में बोलना चाहेंगे और इन्हें ज़्यादा डिटेल्स मालूम है, तो मैं आई विल हैंड ओवर टू रणदीप जी। शुक्रिया शैलजा जी, चंद्रमोहन जी, रामकिशन जी, अजय जी, शैली जी, नीले भाई। जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कहा, दलालों का साथ और हरियाणा के युवाओं के भविष्य का विनाश, अब ये नारा है खट्टर सरकार का, भाजपा जजपा सरकार का। और लीपापोती कर, नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से माननीय खट्टर साहब नहीं बच सकते। 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 29वां दिन आज है। आज 29 दिन बीत जाने के बाद एक बात साफ है कि नौकरी की दलाली खा रहे दुर्योधनों को धृतराष्ट्र बनकर खट्टर साहब बचा भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। यह हमारा सीधा इल्जाम है शैलजा जी का, यह सीधा इल्जाम है हम सबका। खट्टर सरकार अपराधियों की जांच की बजाय उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रही है। अटैची कान पर पर्दा डालने के लिए, दबाने के लिए, छिपाने के लिए, भटकाने के लिए हर संभव कोशिश खट्टर सरकार द्वारा की जा रही है। और हरियाणा के युवा जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनमें से 3 बातें हम लिखकर शैलजा जी और मैं और हम सब साथी लाए हैं। मैं वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा बात बताने से पहले। पहले, नौकरियों में चोरी, अब खुलेआम सीना जोरी। ये हरियाणा का युवा कह रहा है सोशल मीडिया पर। एक और साथी ने लिखा, चोरों ने चोरों से कहा सब चंगासी। यह हरियाणा का नौजवान इस सरकार के बारे में कह रहा है। तीसरा, उन्होंने कहा, कर रही लीपापोती, खट्टर सरकार की नीयत खोटी। यह हरियाणा के युवा कह रहे हैं। कमाल की बात यह है, और जिसके लिए आज हम सब, शैलजा जी, मैं और हमारे सब साथी, हम आपके बीच में आए हैं। इस सारे घोटाले के बावजूद कल 14 तारीख को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10 जो नए पद हैं, 10 जो पद हैं, उनकी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑर्डर जारी कर दिए। हम आपको वो रिलीज कर रहे हैं। ये सारी परीक्षाएं 14 सितंबर को हुई थी। 12 सितंबर को एचसीएस प्रिलिमिनरी की परीक्षा हुई जो घोटाले में पकड़ी गई, और उसके 2 दिन बाद अनिल नागर की देखरेख में गोपनीयता के सारे रिकॉर्ड पेपर उसी के पास थे। इन 10 पदों की परीक्षाएं भी हुई। तो 12 को एचसीएस, 14 को यह सब हुई। पर कोई जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कल यह ऑर्डर जारी कर दिया, एचपीएससी ने, खट्टर सरकार ने, कि अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ताकि नौकरियां लगाई जा सके। इन सबके कर्ता धर्ता अनिल नागर है, इन सारी नौकरियों के भी। तो एक बात साफ है, खट्टर सरकार में दोषी ही जज बन बैठे हैं। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी, कल के आपके समाचार पत्र हमने पढ़े, खुद को क्लीन चिट दे दी। यानी कातिल यह कह रहा है जज बनके कि मैं निर्दोष हूं। उन्होंने भी क्लीन चिट दे डाली।
तो हमारा यह कहना है, जो शैलजा जी, मैं और हमारे साथी आपके बीच में लेकर आए हैं कि 17 नवंबर 2021 से आज तक यानी 29 दिन में श्री मनोहर लाल खट्टर की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति के बगैर अटैची कांड में ऑपरेशन कवर अप और ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हो सकता था। हम आज सवाल नहीं पूछ रहे, हम 11 बिंदु सरकार की संलिप्तता के आपके बीच में लेकर आए। पहला, एचपीएससी के चेयरमैन श्री आलोक वर्मा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के निवास पर वर्षों तक एड डी कैंप या एडीसी रहे, तो इसलिए उनकी और खट्टर साहब की नजदीकियां सबको मालूम है। और एचपीएससी के चेयरमैन, क्योंकि वो एचपीएससी के मुखिया हैं, एचपीएससी के घोटाले की जिम्मेवारी से कैसे बच सकते हैं। पर आज तक भी विजिलेंस विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा या मेंबर साहिबान, उनको ना जांच के लिए बुलाया, ना जांच में शामिल किया। यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे सरकार की संलिप्तता नजर आती है और सरकार के मुखिया की। दूसरा, एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा जी ने 9 दिसंबर 2021 को इंटरव्यू देकर कहा कि एचपीएससी की गोपनीयता की जिम्मेवारी एचपीएससी के सेक्रेटरी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको ना देकर डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को इसलिए दी थी कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया था। तो साथियों, अब साफ है वो व्यक्तिगत कारण ये थे कि वो आईएएस अधिकारी पेपर घोटाले में, पेपर बदलने में, ओएमआर शीट भरने में शामिल नहीं होना चाहता था। तीसरा पहलू, और वो उतना ही महत्वपूर्ण है, 17 नवंबर की अगर आप एफआईआर पढ़ें, सारी रिमांड एप्लीकेशंस पढ़ें, हमने, शैलजा जी ने यहां इसी प्रदेश कांग्रेस से आपको ये जारी करी हुई, तो उन सब में यह लिखा है कि मुख्य आरोपी जो है वो जसबीर भलारा और सेफ डॉट ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। यह भी सामने आया कि पूर्व चेयरमैन एचपीएससी ने इस जसबीर भलारा और सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस को हटा दिया था और आलोक वर्मा ने वापस रख लिया। यह भी सामने आया हुआ है। इसके बावजूद ना सरकार ने, ना पुलिस ने, ना विजिलेंस ने आज तक मुख्य नामजद आरोपी को ना गिरफ्तार किया, ना रेड किया, ना जांच के लिए बुलाया। क्यों? उल्टा आलोक वर्मा इंटरव्यू देकर 9 दिसंबर को क्लीन चिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुख्य नामजद आरोपी को, चेयरमैन एचपीएससी। तो श्री आलोक वर्मा और जसबीर भलारा के बीच में यह रिश्ता क्या कहलाता है? और खट्टर सरकार में वो कौन है जो विजिलेंस को, पुलिस को जसबीर भलारा और सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की जांच से रोक रहा है? चौथा पहलू, अनिल नागर का बर्खास्तगी आदेश 6 दिसंबर का हम सब ने देखा। उसमें यह साफ लिखा है कि अनिल नागर की देखरेख में हुई भर्तियों का सारा रिकॉर्ड दूषित हो गया है, अवैध है। यह हम नहीं कह रहे। देयर इज नो सैंक्टिटी, इफ आई मे रिपीट द वर्ड, देयर इज नो सैंक्टिटी ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ अनिल नागर। तो ये जो 10 पद हैं, इनका भी सारा रिकॉर्ड उसी के पास था। तो आपने तो कल ऑर्डर निकाल दिया, सरकार ने और एचपीएससी ने, तो कि अब इन 10 पदों पर हम नौकरियां लगाएंगे। तो सारा मामला अब रफा दफा साफ है। क्या यह मुख्यमंत्री की सहमति के बगैर हो सकता था? जवाब नहीं में। पांचवां पहलू, 17 नवंबर का जो एफआईआर है और रिमांड जो दरखास्तें हैं और 6 दिसंबर का जो बर्खास्तगी का ऑर्डर है, उसमें यह साफ लिखा है कि डेंटल सर्जन और एचसीएस प्रिलिमिनरी में पैसा लिया गया और 40-40 लाख रुपए से ज्यादा तक पैसा लिया गया, सारी नौकरियां बेच दी गई। इसके बावजूद भी आज 29 दिन बीत गए, खट्टर साहब से पूछो तो वो कहते हैं एचपीएससी ने रद्द करेगा, एचपीएससी से पूछो तो वो कुछ कह ही नहीं रहे। ना आज तक डेंटल सर्जन का पेपर रद्द हुआ, ना एचसीएस प्रिलिमिनरी का रद्द हुआ। क्या यह सरकार की संलिप्तता को नहीं दिखाता?
छठा पहलू, मुख्यमंत्री भर्ती घोटाला क्लीन चिट अभियान में अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया। उन्होंने, ये साफ है, जो एफआईआर दर्ज हुई 17 तारीख को, जितनी रिमांड एप्लीकेशन आई, उन सब में यह लिखा है कि वीएलडीए, स्टाफ नर्स, एएनएम, इन तीनों में 10 लाख से 20-25 लाख रुपया तक लिया गया। हम नहीं कह रहे तो उन्होंने लिख के कहा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब अब ये कहते हैं, सीधा सीधा संदेह तो उन्हीं पर होगा और किस पर होगा, पर वो खुद ही ये कहते हैं कि या तो वो लोग पेपर देने नहीं आए जिन्होंने पैसा दिया था, या वो फेल हो गए। तो आप मुझे बताइए फिर वो रिश्वत का रुपया किस लिए दे रहे थे? मैं रिश्वत का रुपया तो देकर आऊंगा आपको, परंतु मैं उसके बाद इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा, तो पैसा क्यों दिया जा रहा था? तो यह साफ है कि एचएसएससी के चेयरमैन और स्टाफ मेंबर्स की जांच ही नहीं हुई, और विजिलेंस ने तो एचएसएससी में झांक के भी नहीं देखा, झांकी नहीं मारी आज तक। और वो खुद दोषी जो हैं, अपराधी जो हैं, वो खुद जज बन बैठे हैं और अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। सातवां पहलू, डेंटल सर्जन, एचसीएस प्रिलिमिनरी, वीएलडीए, एएनएम, स्टाफ नर्स, ये तो नौकरियां सामने आ गई। खुद सरकार कह रही है कि इन सब में रिश्वत हुई। जो इस प्रकार से नौकरी लगे, एक एचसीएस प्रिलिमिनरी को छोड़ दें, बाकी तो सब नौकरी लग गए। किसी कैंडिडेट को आज तक ना गिरफ्तार किया गया, ना जांच के लिए बुलाया, ना तफ्तीश में शामिल किया। कल जब शैलजा जी ने यह नोटिस निकाल दिया कि आज पीसी करेंगे, तो कल रात को उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को नोटिस जारी कर दिया। अच्छा। जैसे कहा कि हम घेराव करेंगे, तो रात को उसको अनिल नागर को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। आज तक किसी कैंडिडेट को क्या वो आरोपी नहीं है? रिश्वत देने वाला भी आरोपी है, लेने वाला भी आरोपी है, पर उनकी कोई जांच नहीं। और अगर आप अनिल नागर का नाम बता सकते हो, तो कौन से कैंडिडेट ने पैसे लेके भर्ती हुई, उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? दे आर एक्यूज्ड, उनके नाम उजागर होने चाहिए, पर सरकार ने छुपा रखे हैं। आठवां पहलू, इन्हीं एफआईआर में और इन्हीं रिमांड दरखास्तों में यह भी साबित हो गया कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एचटेट परीक्षा भी पैसे लेकर, रिश्वत लेकर पास हुई है। आज तक विजिलेंस विभाग एचटेट के पेपर की या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जांच करने ही नहीं गया, झांकी नहीं मारी, वहां देखा ही नहीं उनकी तरफ। ना किसी को गिरफ्तार किया, ना किसी कैंडिडेट को पकड़ा जिसने पैसे देके एचटेट की परीक्षा पास की। क्यों? इसलिए कि सबकी सहमति है, पूरा मामला रफा दफा। नौवां पहलू, अब लीपा पोती की इस कड़ी में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में पिछले 2 दिनों में पुलिस कांस्टेबल पुरुष का रिजल्ट निकाल दिया। आपको पता ही, यह परीक्षा 3 दिन चली थी, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, जैसा शैलजा जी अभी चर्चा कर रहे हैं। इवनिंग और मॉर्निंग में यह परीक्षा डबल शिफ्ट में हुई, और हमने आपको बताया था कि हर शिफ्ट में 4 अलग अलग पेपर दिए गए, यानी एक दिन में 8 पेपर दिए, 3 दिन में 24 पेपर दिए। पहले 8 पेपर तो हमने आपको रिलीज किए थे, अब हम बाकी 24 के 24 भी ले आए हैं शैलजा जी और मैं, और हम आपको भेज रहे हैं 22 पेपर। हम उसमें से ये हैं कुछ, ये आप दिखाएंगे, ये वो कुछ पेपर हैं, ये लीजिए। कई हैं तो हम तो सारे पकड़ भी नहीं सकते, इतने ज्यादा हैं ये हैं वो सारे पेपर। 22 पेपर हम आपको भेज रहे हैं सॉफ्ट कॉपीज में। अब क्योंकि वो पकड़े गए थे, तो फिर उन्होंने 22 सितंबर को एक नया आदेश जारी कर दिया, जब हमने ये पेपर रिलीज कर दिए सारे, और उसमें कहा कि हम इन 24 पेपर की नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उस आदेश की कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, 24 पेपर की 3,77,000 बच्चों की कोई नॉर्मलाइजेशन कर सकता है?
हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी एजेंसी है नहीं। और वो पेपर मैंने आपको पढ़कर सुनाए थे और चैलेंज किया था, अगर पूरी कैबिनेट पास कर दे या डीजीपी पास कर दे उसे तो मैं मान जाऊंगा। आपने भी देखा, आपको और मुझे दोनों को एक सवाल का जवाब नहीं आता था, जितने पत्रकार थे उनको और हमें मिलकर। तो उनकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? तो घोटाला वहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर घोटाला होगा। इसीलिए सरकार ने ना तो बच्चों के रॉ मार्क्स रिलीज किए, अब आपको बताता हूं कहां हो रहा है घोटाला। मेरे कितने नंबर आए, मैं तो 24 में से एक ही पेपर दिया होगा, तो उसको रॉ मार्क्स बोलते हैं, वो नहीं रिलीज किए। ना नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से की और उसके कितने मार्क्स मिले वो रिलीज किए, और ना क्यूमुलेटिव कट ऑफ रिलीज की। सो देयर इज ए 3-pronged स्कैम हैपनिंग। हर बच्चे के कोई नंबर आए होंगे, वो रिलीज ही नहीं कर रहे आप। फिर आपने उसे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए या घटाए, वो रिलीज नहीं कर रहे। अब मैं आपको भेज सकता हूं, शैलजा जी और मैं देख रहे थे थोड़ी देर पहले, मेरे पास ओरिजिनल OMR शीट्स हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, ठीक है जी, कैंडिडेट की। एक बच्चे के तो 60 नंबर आए हुए हैं, विद रोल नंबर है, अभी दे दूंगा आपको, वो तो पास है। जिसके 65 आए हैं वो फेल है, मैं विद रोल नंबर दूंगा आपको थोड़ी देर में। रीजन इज कि आपने रॉ मार्क्स रिलीज नहीं किए, कट नॉर्मलाइजेशन में किसको ज्यादा या कम नंबर लगा दिए, तो 50 वाले के 65 बना दिए, 65 वाले के 60 बना दिए, वो रिलीज नहीं किए, और कंबाइंड कट ऑफ रिलीज नहीं की। मैं इसलिए 22 पेपर रिलीज कर रहा हूं आपको। और किसी एग्जाम में कहीं दुनिया में आपने सुना है 3 दिन में 3,70,000 बच्चों को 24 पेपर दे दो, उन्हें नॉर्मलाइज कोई हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता। सो एंटायर प्रोसेस इज विशिएटेड। और ऊपर से जैसा बहन जी ने कहा, अब इनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुला लिया, पीएसटी जिसे कहते हैं, उसमें एक और नई बात कर दी। उसमें सिक्योरिटी के लिए लाइन लगवाने का काम तो करेगी पुलिस, और फिजिकल टेस्ट लेगी प्राइवेट एजेंसी। कभी यह भी सुना हमने तो सरकार में, आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हम भी मंत्री रहे हैं, भाई साहब मिनिस्टर रहे हैं, हमने तो कभी सुना नहीं कि पुलिस नहीं लेगी फिजिकल टेस्ट, वो एक प्राइवेट एजेंसी लेगी और उसकी वीडियोग्राफी नहीं होगी। ये अजीबोगरीब सिस्टम। तो पुलिस कांस्टेबल मेल की भर्ती होगी कैसे फिर? अगला पहलू 10वां। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह मान लिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने वो सारे कागज रिलीज किए थे, अब यह मान लिया कि 41 सब इंस्पेक्टर मेल और 9 सब इंस्पेक्टर फीमेल फर्जी हैं। मैं नहीं कह रहा, ये तो चेयरमैन ने माना है, ठीक बात है मेरी, गलत तो नहीं मैं कह रहा। किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की, क्यों? मैं फर्जीवाड़ा कर लूं, शैलजा जी कर लें, चंद्रमोहन जी कर लें, 1 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप कह रहे हो हम तो 2-3 साल बस इन्हें पेपर में नहीं बैठने देंगे ताकि दोबारा आगे फिर कर लेना, क्यों एफआईआर नहीं दर्ज की? और एचएसएससी ने यह भी मान लिया कि जो 516 के करीब पुलिस कमांडो भर्ती हुई, मैं और शैलजा जी डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ी कमाल की बात ये करते हैं, पेपर में कोई बैठता है तो उसकी फिंगरप्रिंट्स आ गए, अब उनका मिलान होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बायोमेट्रिक्स का। तो जब इन्होंने पुलिस कमांडो की भर्ती में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया, तो वो मानते हैं कि वो दोनों मिलते नहीं है। मतलब पेपर किसी ने दिया, पेपर मैंने दिया, फाइनल कैंडिडेट ये, तो पुलिस कमांडो में तो हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि पुलिस कांस्टेबल में और एसआई में फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स का मिलान ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछली चोरी पकड़ी गई, इसलिए अगली चोरी पकड़ने ही ना दो। क्यों नहीं होगा भैया? क्या खट्टर साहब बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सब इंस्पेक्टर में, जहां तो संख्या भी कम है, और पुलिस कांस्टेबल में अब मिलान क्यों नहीं कर रहे? यह बड़ा अजीबोगरीब निर्णय।
और एक और कमाल किया, फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स मिलान का ठेका भी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। तो वो कभी भी अपडेट कर सकती है उसे, जब चाहे पैसे लो अपडेट कर दो। हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूं। अब फिजिकल टेस्ट के लिए जब बुला रहे हैं तो एक बड़ी रुचिकर बात आपको बताता हूं। बच्चों को ये कह रहे हैं, मैं साबित नहीं कर सकता, मैं मानता हूं ये बात, पर उन्हें कह रहे हैं कि अगर तो तूने दौड़ नहीं लगानी तो 4 लाख रुपए दे दे, दौड़ लगानी है तो चाहे कितने घंटे में पार करना 2.5 लाख रुपए दे दे। ये आप बच्चों से पूछ लीजिएगा, ये उन्होंने मुझे लिख के कई बच्चों ने बताया। तो फिर क्या सैंक्टिटी रहेगी। और 11वां पार्ट जो आखिरी है, विजिलेंस विभाग की लीपापोती पूर्ण कार्रवाई से साफ है कि पूरा मामला ठंडे बस्ते में डालकर इस जांच की भ्रूण हत्या कर दी गई है। हरियाणा तो भ्रूण हत्या के लिए मशहूर है ना। तो खट्टर साहब की नाक के नीचे इस पूरी जांच की उनका विजिलेंस विभाग भ्रूण हत्या कर रहा है। देखिए, विजिलेंस विभाग द्वारा आरोपी अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन, इनको कौंड जिला भिवानी, रिठाल जिला रोहतक, सोलन हिमाचल प्रदेश, शिव कॉलोनी सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद और यूपी के अन्य ठिकानों, ये रिमांड की दरखास्तों में लिखा कि यहां इन्होंने सारे सबूत छुपा रखे, वो लेके ही नहीं गए वहां। क्यों? तो कौन लाएगा सबूत फिर? विजिलेंस विभाग इन्हें कहीं भी नहीं ले गया इनमें से। ये उनकी रिमांड की दरखास्त में लिखा पर नहीं ले गए। विजिलेंस विभाग ने ना तो इन साक्ष्यों के आधार पर दोबारा रिमांड अदालत से मांगा, और मैंने आपको याद करिए पत्रकार वार्ता करके कहा था, नीले सैनी जी उसमें मौजूद थे, कि 5 दिसंबर तक आप अपील या रिवीजन दायर कर सकते हो, कर दो, कोई नहीं की। मैंने बता दिया था नहीं करेंगे क्योंकि ये मिले हुए हैं। आज फिर बता रहा हूं, नहीं की इन्होंने। आपने छापा, मैंने कहा, प्रदेश कांग्रेस ने रिलीज किया, पर कोई रिमांड नहीं, ना अपील की ना नई दरखास्त की। एफआईआर में नामजद ना भलारा से जांच की, ना एचपीएससी चेयरमैन से करी, ना एचएसएससी चेयरमैन से की, ना मेंबर से की, ना स्टाफ से जांच की। उल्टा अदालत को यह लिखना पड़ा आदेश में, जिसकी प्रतिलिपि मैंने आपको पहले दी थी, कि सरकार जो है विजिलेंस विभाग जांच करना ही नहीं चाहता। यह मैं नहीं कह रहा, आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाया था मैंने। उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि एसआई ने कहा, जो कि मैं एसआईटी का हेड हूं, जो इंस्पेक्टर आया था, पर उसने कहा मेरे पास कागज नहीं, कागज किसी और के पास है, वो आया ही नहीं है। ये ऑर्डर में जज ने रिकॉर्ड किया, और उसने लिखा कि बिल्कुल गंभीर नहीं। ना आज तक शिक्षा बोर्ड की जांच की, ना किसी और की। तो साफ है कि पर्दा गिर गया, जांच बंद हो गई और सब चंगा सी। सच्चाई है ये। और जैसा शैलजा जी ने कहा, इसकी जवाबदेही से मुख्यमंत्री नहीं बच सकते। कांग्रेस की जब सरकार आएगी, हम इस सारे मामले की जांच करवाएंगे, और जो जो दोषी पाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, हम सब यहां मौजूद हैं। जो चीजें अपडेट हैं इसमें, मतलब कल मैंने विजिलेंस में बात की थी, विषय तो चल ही रहा है जांच का, कि उन कैंडिडेट्स को क्या बुलाया जिनके रोल नंबर एफआईआर में थे, रिमांड पेपर में थे, पेपर पास हुए, तो उनका ओपन है क्योंकि सिगरेट तो जिनके रोल नंबर है उनके रिजल्ट भी क्लियर है कि 7 एसएस के साथ हैं और 13 उधर से। तो एक तो उन्होंने बताया कि नोटिस भेज दिए हैं, वो फिर आपने भी अपडेट किया कि नोटिस भेज दिए हैं। जब इन्होंने नोटिस निकाला उसके बाद वो नोटिस भेज दिए। लेकिन मैंने 2 विषय जो थे, जसबीर की सेफ.ई सोल्यूशन कंपनी जिसका एफआईआर में जिक्र है और जहां से बेस है पूरी एफआईआर का, आलोक वर्मा जो चेयरपर्सन है एचपीएससी के, उन्होंने कहा कि इस एजेंसी को एससीएस डेंटल का कोई परीक्षा देने का, ऑनलाइन आवेदन देने का, मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। ये गलत तथ्य है। एफआईआर में बेशक कुछ भी लिखा, लेकिन हमारे एचपीएससी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया। एक ये था। पहले इसी का जवाब दे रहे थे। मैंने वो साक्षात्कार पढ़ा। इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1
क्या पूर्व चेयरमैन पचनंदा ने गड़बड़ियों के आधार पर इस कंपनी को खारिज किया था या नहीं? जवाब हां में। क्या आलोक वर्मा ने इस कंपनी को गड़बड़ियों के बावजूद दोबारा काम दिया कि नहीं? उसका जवाब भी हां में। और अगर वो साक्षात्कार आप पढ़ें ध्यान से तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने का काम नहीं दिया। तो भैया हमने कब कहा? उसमें तो लिखा पेपर चेकिंग का, पेपर स्कैनिंग का, ओएमआर शीट स्कैनिंग का। उससे वो साफ बच गए, इंटरव्यू में एक शब्द नहीं कहा। तो क्यों नहीं बताते खट्टर साहब और आलोक वर्मा जी पत्रकार वार्ता करके कि ये रिश्ता कहलाता क्या है उनका भलारा के साथ? वो बताएं कि उसको क्या क्या काम दिया। मैं आज आपके माध्यम से और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं और शैलजा जी ये पूछते हैं खट्टर साहब से, खट्टर साहब बताइए, जसबीर भलारा ने पिछले 7 साल में एचपीएससी और एचएसएससी में किस किस पेपर के लिए क्या क्या काम दिया है, ये सार्वजनिक करिए। अगर आप दोषी को नहीं बचा रहे, नहीं तो साफ है बात को टाल मटोल कर आप दोषियों को बचा रहे हैं, क्योंकि असली धृतराष्ट्र आप ही हैं। रंजीत जी, एक सवाल मेरा इस प्रकरण में। जी सर। आपने बताया कांस्टेबल की परीक्षा में कहा गया है कि भाई अगर आपने दौड़ नहीं लगानी तो 4 लाख रुपए दीजिए। मैंने कहा मैं साबित नहीं कर सकता। आपने कहा, चलो आपको कहा होगा किसी ने, आपने बताया, बच्चों ने ये बताया। मेरी बात तो सुनिए, सवाल सुनिए जी। आपने कहा कि भाई 4 लाख रुपए दे दीजिए, आपको दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, और दौड़ लगानी है तो 2.5 लाख रुपए दीजिए। तो किसी भी सरकार से आप इससे उच्च कोटि की पारदर्शिता की क्या उम्मीद कर सकते हैं जब पूरा सिस्टम पहले बता रहे हैं आपको, और इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या चाहिए? मैं आपकी बात से संपूर्ण तक, मैंने पहले ही कहा, पहले दिन ये कहा था कि खट्टर साहब की सरकार में भयमुक्त पारदर्शी भ्रष्टाचार है, भयमुक्त पारदर्शी भ्रष्टाचार है। और आप याद करिए, मैं आज तीसरी बार फिर दोहराता हूं, अनिल नागर ने जांच एजेंसी को तथाकथित, जिसका मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस अभी नहीं है, कहते हैं कि एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में सरकार के बहुत बड़े ओहदे पर बैठे एक व्यक्ति ओएमआर शीट भरवा रहे थे, और मुख्यमंत्री के एक बिल्कुल निजी व्यक्ति भी एक ऐसे स्थान पर अगर उसका खुलासा हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वहां बैठकर ओएमआर शीट भरवा रहे थे। उसका ना सीएम साहब जवाब देते कि भाई हमने कहा बता दो यार ऐसा वीडियो कोई है या नहीं है, हो सकता है हमें मिसलीड कर दिया हो बताने वाले ने, हो सकता है एजेंसी में से किसी ने हमें गलत बता दिया हो, ये भी बता दो, पर वो भी नहीं बताते। कोई और प्रश्न साथी पूछना चाहे? तीसरा जो मैं जिले से ये पूछा, 40 स्टाफ नर्स, 4 बीएड, 15-16 नर्स का तो नवीन ने दबारी हिसाब में कहा। पहले तो उसने कहा कि मैं एचपीएससी में पैसे कुछ देके लगवाता था, लेकिन मैंने तो फिर उसने कहा कि मैं 10-10 लाख रुपए असमी और उसके साथ मिलकर जसबीर भलारा का मिलकर पैसे लगवाते थे, नौकरी रुपए। तो क्या उसकी जांच हुई? तो उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इन आरोपियों की बात में कोई साबित नहीं हुआ, कोई ये बात साबित नहीं हुई, दावा उनका गलत नहीं हुआ, इसलिए एचएससी से जुड़ी मामले की कोई जांच नहीं। पर आदरणीय मित्र, आप ना तो अश्वनी शर्मा को ना नवीन को, जहां ये सबूत रखे गए हैं शिव कॉलोनी सोनीपत में, सोलन हिमाचल प्रदेश में, लेकर ही नहीं गए। ये तो रिमांड एप्लीकेशन कहती है आपकी। तो जब आप लेकर ही नहीं गए तो सबूत कहां से आएंगे? आप तो उन्हें ये कह रहे हो भैया हम नहीं लेकर जाएंगे कहीं भी, तुम सरकार के दामाद बनो, रिलैक्स करो, अपनी बेल करवा लेना। मैंने बहुत कहा कि रिमांड एप्लीकेशन नहीं फाइल करो या इसकी अपील दायर करो, इसका टाइम है इतना, कोई नहीं। तो जहां उन्होंने सबूत रखे हैं वो पैसे के लेन देन के और पेपरों के, आप विजिलेंस विभाग उन्हें वहां लेकर ही नहीं गया, और ये जज ने भी रिकॉर्ड किया और कहा कि विजिलेंस विभाग जांच करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश किसके हैं? स्वाभाविक तौर से मुख्यमंत्री जी के हैं। Ranjit ji, having said all these things, do you think your party needs a platform for the youth?
where they can lodge these kind of complaints and I think that's many friends have suggested. Nilesh Saini ji has worked for a long time in the Youth Congress. He was suggesting the other day to Shailja ji, to me. Many other young friends have suggested. I think PCC president is actively considering creating a special email address. We have been discussing it. A special email address where all such complaints can then be sent by the youth of the state. So we will very soon try and create that also. शैलजा, इस टॉपिक से हटके एक बात पूछना आपसे कि पंजाब और राजस्थान में सेक्टर बन चुका पार्टी का, तो हरियाणा की बारी कब आएगी? आप ऐसा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीरेल मत करें। डीरेल करोगे? मेरा आपसे ये अनुरोध है, आज हरियाणा के युवाओं की जिंदगी का विषय है जिसे लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मुझे मालूम है जो आप सवाल कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं आदर करता हूं उसका, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि हम अगर भटक जाएंगे तो हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खट्टर साहब भटका देंगे। एक तथ्य और सामने आया है कि फरवरी 2014 में डिप्टी सेक्रेटरी का पद क्रिएट हुआ था और नियुक्ति भी फरवरी 2014 में। वो तो हमें पहले से ही मालूम है, मैंने आपको अगर याद हो तो इसकी चर्चा पहले भी की थी। सवाल बड़ा सीधा है, एक आदमी जो 4 साल पहले नौकरी लगता है, जो 2004 से 2016, इसलिए तो कहा कि गठबंधन का उम्मीदवार है अनिल नागर। 2004 में ये भाजपा चौटाला सरकार में नौकरी लगा था और 2016 में फिर इसी गठबंधन सरकार ने उसे नौकरी ज्वाइन करवाई थी, तो गठबंधन का उम्मीदवार है वो। और पहले आपने उसे एचटेट की परीक्षा का प्रभारी बनाया, फिर आपने उसे यहां लगा दिया। सेक्रेटरी कहता है मैं तो गोपनीयता का रिकॉर्ड रखूंगा नहीं क्योंकि वो तो आईएएस अधिकारी है, गड़बड़ में शामिल नहीं होगा। अब आप उसे बर्खास्त कर देते हैं, कहते हैं सब रिकॉर्ड गड़बड़ है और उस रिकॉर्ड के आधार पर आप भर्ती कर रहे हैं, तो साफ है कि इशारा किसका है। रणदीप जी, आपने ये कहा कि लगातार आप इस मामले में बारीकी से तथ्यों के साथ आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को साथ लेकर कोई विरोध प्रदर्शन करने की योजना हो। हालांकि आपका विरोध प्रदर्शन तो आपके ही नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ठीक नहीं मानते। वो कहते हैं मैं तो संवैधानिक दायरे में रहने वाला इंसान हूं और संवैधानिक दायरों से बाहर नहीं जाता हूं। वो आपके विरोध प्रदर्शन में भी नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कोई बड़े स्तर पर कोई विरोध प्रदर्शन सेशन शुरू हो रहा है 17 तारीख को शीतकालीन, लेकिन साथ ही सर नेता विपक्ष से आदरणीय साथी, जहां तक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का प्रश्न है, आपने देखा कि शैलजा जी के नेतृत्व में सब विधायक साथी आए, अखिल भारतीय 20 के करीब नहीं आए, जिसमें नेता विपक्ष नहीं आए। वो ये कहते हैं कि आपका आंदोलन संवैधानिक नहीं। अगर आप मेरा सवाल का जवाब सुनेंगे, मैंने सवाल आपका सुना, आपको जवाब भी सुनना चाहिए। मैंने कहा शैलजा जी के नेतृत्व में जब किया, बहुत सारे विधायक साथी है, कुछ नहीं है पहुंच पाए होंगे, डजंट मैटर। प्रदेश कांग्रेस के सभी लगभग नेता आए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारी आए, और वो आंदोलन का असर ये हुआ कि उस आंदोलन के चलते अनिल नागर, जिसको सुई की आंच नहीं आई थी, अनिल नागर को सरकार को मजबूरी में उस प्रदर्शन की वजह से बर्खास्त करना पड़ा। तो उस आंदोलन की एक सक्सेस ये थी। नेता विपक्ष नहीं आया, ये आपको भी मालूम है, ये हमें भी मालूम है, ये उनकी इच्छा है। वो उस आंदोलन को संवैधानिक नहीं मानते सर, आपके आंदोलन नहीं, आंदोलन को संविधान या ना संविधान, उन्होंने ये कहा था, आदरणीय मित्र, आपका टेलीविजन मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि मैं एचपीएससी का घेराव करने नहीं जाऊंगा, ये उनकी इच्छा। बेसिकली वर्ड था, मैं क्लबों को खराब नहीं करूंगा, ये उनकी इच्छा। राजभवन के आगे रखो, वहां जाऊंगा। कई साथी एमएलए और भी नहीं आए, ये उनकी इच्छा है। पर पार्टी की अध्यक्षा के नेतृत्व में पार्टी ने अपना काम किया है। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, शैलजा जी ने, सीएलपी लीडर ने आपस में चर्चा भी की है और पार्टी उस सारे मुद्दों को जो पार्टी ने उस दिन आपकी अध्यक्षता में उठाए, विधानसभा के अंदर उठाएगी, और पार्टी ने ऑलरेडी एडजर्नमेंट मोशन दे दिया है। इसलिए ये जो आप आपसी खटास की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें अब कोई तथ्य बचा नहीं, मिठी होगी।